हमारी स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी का ढांचा बड़ा यूनिक होता है। इसमें कुल 33 हड्डियां होती हैं और बीच में होती है एक डिस्क। जी, और बढ़ती उम्र के साथ अमूमन देखा जाता है कि रीढ़ की हड्डी का दबाव नसों पर पड़ता है। दबाव यानी कंप्रेशन। आज हम इसी विषय पर फोकस कर रहे हैं, कैसे हम हेल्दी बैक रख सकते हैं। हेल्दी बैक, हेल्दी एजिंग, टैकलिंग स्पाइनल कंप्रेशन। इस विषय पर बातचीत के लिए स्टूडियो में स्वागत कीजिए डॉक्टर मोहित अग्रवाल का। नमस्कार। आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं शांति मुकुंद अस्पताल नई दिल्ली से। और स्वागत कीजिए डॉक्टर देवाशीष चौधरी का। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप है फॉर्मर डायरेक्टर, प्रोफेसर एंड हेड न्यूरोलॉजी, जीबी पंत हॉस्पिटल से। डॉक्टर मोहित, आपसे शुरू करते हैं। क्या है स्पाइनल कंप्रेशन? स्पाइनल कंप्रेशन दो तरह के होते हैं। एक तो जो यंग एज में अपने मोस्ट कॉमनली सुनते हैं, डिस्क बाहर निकल जाती है और जिसके कारण रूट पे दबाव आता है, वो एक स्पाइनल कंप्रेशन है। दूसरा स्पाइनल कंप्रेशन इस संदर्भ में भी कहा जाता है, जो अक्सर बुजुर्गों में पाया जाता है, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम की जो वर्टिब्रल बॉडी है वो दब जाती है और जिसको फ्रैक्चर भी कहते हैं, स्पाइनल कंप्रेशन उस संदर्भ में भी वो है। जी डॉक्टर देवाशीष, स्पाइनल कंप्रेशन की जब हम बात करते हैं तो आम पीठ दर्द से ये कैसे अलग है, कैसे डिफरेंस पता चलेगा? नहीं, देखिए ऐसा है कि फंडामेंटली दो तरह के कंप्रेशन की बात कर सकते हैं हम। एक तो है, जैसे डॉक्टर मोहित ने कहा कि वर्टिब्रल कंप्रेशन, जहाँ पर वर्टिब्रा इफेक्ट हो रहे हैं, रीढ़ की हड्डी इफेक्ट हो रही है और रीढ़ की हड्डी से स्पाइनल कॉर्ड जाती है और स्पाइनल कॉर्ड में हर सेगमेंट में नस निकलता है जिसको हम रूट्स कहते हैं। बिटवीन द वर्टिब्रा, एक वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा को संचालित करने के लिए एक डिस्क होता है जो कि उसको स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी में सहायता करती है। और कैनाल को बनाने के लिए लिगामेंट्स होते हैं जो उसको स्ट्रेट रखने में कामयाब होते हैं। तो जब कंप्रेशन की बात करते हैं, एक तो वर्टिब्रा में अगर खराबी आ जाए तो वर्टिब्रल कंप्रेशन हो सकता है और एक होता है कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो हमारा मेरुदंड है उसके अंदर अगर दबाव आ जाए तो स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन करते हैं। तो इन दोनों के उसमें थोड़ा डिफरेंस रहता है। यूजुअली वर्टिब्रल कंप्रेशन में लोकल पेन, पीछे दर्द होना, उसमें चेंजेस आना, जैसे उन्होंने कहा कि कोलैप्स हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, तो वर्टिब्रा के जो संरचना है उसमें खराबी आती है। हम एक कहते हैं कि काइफोसिस हो जाना, पीठ पीछे टेढ़ा हो जाना, हंच जो बन जाता है, हंच बैक जो बोलते हैं। तो ये सारे वर्टिब्रल इन्वॉल्वमेंट का निशानी है। स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन, क्योंकि नर्वस सिस्टम का पूरा मैसेज बॉडी में वो स्पाइनल कॉर्ड के जरिए जा रहा है। तो स्पाइनल कॉर्ड जब कंप्रेस होने लगता है तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, जैसे पैर में कमजोरी आ जाना, सेंसेशन लॉस हो जाना, पेशाब इत्यादि करने में दिक्कत आना। तो ये सारे सजेस्ट करते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड में खराबी आ रही है। जी बिल्कुल। तो यदि आज आप स्पाइनल कंप्रेशन इस विषय पर कोई सवाल करना चाहें तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट करें, 011 दिल्ली का STD कोड और नंबर है 23097532। 011 इज आवर कोड एंड नंबर इज 23097532। तो क्योंकि जून के महीने में हम हेल्दी एजिंग पर फोकस करेंगे, आपको पता होगा कि 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की इस बार थीम भी यही है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। तो एजिंग तो समय के साथ होगी डॉक्टर मोहित जी। प्रिवेंशन के तौर पे हम क्या कर सकते हैं कि आगे चलकर व्यक्ति को स्पाइनल कंप्रेशन ना हो? स्पाइनल कंप्रेशन से जो मैं समझ पा रहा हूँ वो वर्टिब्रल बॉडी कंप्रेशन की बात कर रहे हैं अपने। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखना, खूब एक्सरसाइज करना, खास करके वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस। सो दैट इज़ वन पार्ट। सेकंड पार्ट, अपनी डाइट के अंदर अपने कैल्शियम रिच और विटामिन डी रिच अपने डाइट लेंगे और साथ में कुछ अपने सप्लीमेंट्स का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि डाइट के अंदर अक्सर ये देखा गया है कि विटामिन डी की पूर्ति नहीं हो पाती है। सो तीन कंपोनेंट्स हो गए। फर्स्ट इज वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस, व्यायाम करते रहना, दूसरा अच्छी हेल्दी डाइट और तीसरा विटामिन डी का सप्लीमेंट्स। जी, तो क्या भारत में अगर देखा जाए तो क्या ये कॉमन प्रॉब्लम है स्पाइनल कंप्रेशन बढ़ती उम्र के साथ? यस, बढ़ती उम्र के साथ काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। ऑल्दो अपना देश भूमध्य रेखा के पास है और कर्क रेखा भी निकलती है, तो सनलाइट की कमी नहीं है, फिर भी यहाँ पर विटामिन डी और होने वाले स्पाइनल कंप्रेशन काफ़ी कॉमन है। जी लेकिन अगर बैक में दर्द हो डॉक्टर देवाशीष, व्यक्ति तय कैसे करे कि आपके पास यानी न्यूरोलॉजिस्ट के पास आना है या फिर हड्डी के डॉक्टर के पास? नहीं, देखिए ऐसा है कि बैक पेन इज द कॉमनेस्ट न्यूरोलॉजिकल और ग्लोबली इट इज़ द मोस्ट डिसेबिलिटी लिस्ट में सबसे ज़्यादा है। ग्लोबल बर्डन ऑफ स्टडी करके एक स्टडी हुई है जिसमें सारे देशों में
क्या क्या डिजीजेस हैं उसका एक लिस्ट बनाया गया है, उसमें डिसेबिलिटी कितना है वो देखा गया है। तो बैक पेन इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ disability followed by migraine. These are the two So important. disability means the person can be wheelchair ridden. Not only that, but person will not be able to act as effectively, work as effectively as is required from him. Okay. तो उम्र के साथ साथ बैक पेन होना बहुत कॉमन सिम्टम है। अब कुछ समय बैक पेन अगर परसिस्टेंट रहा, लगातार रहा, एक बैक पेन अगर बैठते या लेटते वक्त हो रहा है, बैक पेन अगर रात में हो रहा है, बैक पेन के साथ आपको एक इलेक्ट्रिक शॉक लाइक सेंसेशन हो रहा है जो कि पैर पीछे से शुरू होके पैर के नीचे तक जा रहा है, जिसको हम रेडिकुलोपैथी कहते हैं और कॉमन लैंग्वेज में शियाटिका कहते हैं। तो उस तरह के सिम्टम्स जब आते हैं तब या तो हड्डी के डॉक्टर या न्यूरोलॉजिस्ट किसी ना किसी को आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो हो सकता है कि अंदर में कुछ दिक्कत आ रही है। और दूसरी बात एक और मैं ऐड करना चाहूंगा जो डॉक्टर मोहित ने कहा कि एक कंडीशन होता है कि हम कहते हैं ओस्टियोपोरोसिस, जी मतलब जो हड्डी का झुरझुरा हो जाना, मिनरल कंटेंट में फर्क आना, कैल्शियम और फास्फोरस का जो बैलेंस है हड्डी में उसमें खराबी आना। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें डायग्नोज करना है। और अक्सर 60 साल के ऊपर अगर आप देखेंगे तो महिलाओं में और 70 साल के ऊपर पुरुष में ये पाया जाता है। और इसके लिए कुछ इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जिसको डेक्सा स्कैन कहते हैं, उससे हमें पता लगता है कि ऑस्टियोपोरोसिस कितना है और उसका आज के दिन में इलाज संभव है, सो दैट स्मॉल फॉल से फ्रैक्चर नहीं होगा। जी, डेक्सा स्कैन में जब रिपोर्ट आती है तो उसमें लिखा रहता है टी स्कोर। तो डॉक्टर साहब जब डेक्सा स्कैन कराया, ऑफ कोर्स डॉक्टर इंटरप्रेट करेंगे, लेकिन आजकल पेशेंट्स भी चाहते हैं उनकी जानकारी बढ़े, ये टी स्कोर को कैसे समझें? टी स्कोर ये बताता है कि आपकी जिस समाज से आप आए हो, जिस बैकग्राउंड से, वहाँ एक हेल्दी अडल्ट की, जो कि एवरेज समझ ली 30 साल की उम्र के अडल्ट के बोन डेंसिटी के साथ आपको अगर कंपेयर करें तो आप कहाँ स्टैंड करते हो। तो जैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में काउकेशियन लिखा रहता है जी, तो हम काउकेशियन रेस के उतनी उम्र का व्यक्ति, उसकी हड्डियाँ कैसी? जी, यानी कि आप जब 30 साल के थे तब आपकी बोन डेंसिटी कितनी थी आज के सापेक्ष? ओके, स्ट्रेंज। तो अगर हम अभी का अपना लाइफस्टाइल देखें कि आजकल बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बहुत से लोगों का दिन भर बैठे रहने का काम रहता है, तो क्या ये जो हमारी आदत है देर तक बैठे रहने की, झुककर काम करने की, क्या आने वाले समय में ये हमारे लिए कंप्रेशन, स्पाइन कंप्रेशन का कारण बन सकती है? सर्टेनली आने वाले समय के अंदर ये समस्याएं बनेंगी और इस समय के अंदर भी ये कई समस्याएं पैदा करती हैं। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल कतई नहीं होनी चाहिए, एक जगह पर आपको 40 मिनट से ज़्यादा बैठना नहीं चाहिए, ये गाइडलाइंस है जी। तो क्या क्या कुछ कर सकते हैं आपको? अभी तो ये ध्यान रखना चाहिए, जो लोग ऑफिस में काम करते हैं वो 40 मिनट से ज़्यादा एक जगह पर ना बैठें, चाहे उठ के 1 मिनट के लिए घूम फिर के वापस आएँ, और कोशिश करें कि एक हफ्ते के अंदर कम से कम 150 मिनट की एक्सरसाइज उनको करनी चाहिए। जी, इस समय सौरभ जी हैं फोन लाइन पर बिहार से। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग भावना जी। गुड मॉर्निंग। हाँ मैम, ये मुझे डॉक्टर साहब से जानना था जी कि मुझे ना कभी कभी गर्मियों में जमीन में सोने की आदत है, कभी कभी मैं चटाई बिछा के सो जाता हूँ रात में, तो वो ये कोई इससे कोई नुकसान तो नहीं है पीठ के लिए? जी, तो कभी कभी अकड़ नहीं, अगर आप होना है तो इसमें कुछ नुकसान तो नहीं होगा? ये जी मुझे अक्सर आदत है, मुझे कभी कभी सो जाता हूँ जमीन पे। नहीं, अगर आपको कोई उसमें पेन नहीं हो रहा है, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा है, तो इसमें कोई खराबी नहीं है। इनफैक्ट हम काफ़ी समय जिनका डिस्क डिजीज होता है उनको हम बोलते हैं कि फ्लैट हार्ड बेड में सोएं। तो अगर आप ज़मीन में सो रहे हैं तो उसमें कोई ऐसा कोई दिक्कत हमें इसका लाभ है डॉक्टर साहब कोई? ये थोड़ा सा आपका अभ्यास के ऊपर है। देखिए, नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सा बेड में और कौन से स्थिति में आपका नींद अच्छी आ रही है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो मैं बताऊं कि एक चीज ये है कि बैठने का जो बताया आपने, कैसे में बैठे रहते हैं, आजकल एक नया ट्रेंड आया है कि वर्क फ्रॉम स्टैंडिंग। तो काफी लोगों ने अपना कंप्यूटर टेबल और वो अपना शेल्फ बना लिया है, नहीं वेस्ट में आ गया है, अच्छी बात है। हाँ, और वो खड़े होके कंप्यूटर में काम करते हैं और थोड़ी देर के लिए बैठते हैं। तो दैट बिकॉज द मैक्सिमम स्पाइनल प्रेशर इज व्हाइल यू आर सिटिंग, सो दैट अवॉइड्स द कंटिन्यूअस स्पाइनल प्रेशर। जी, डॉक्टर साहब को जो डेक्सा में स्कोर आता है जैसे -1, तो अगर किसी का -0.9 आया
तो वो ठीक है या फिर उसको भी कंसर्न हुआ? नहीं, सिर्फ एक डेक्सा स्कैन से नहीं होता है, हम सारा कुछ देखते हैं, लेकिन जनरली ये आप मतलब फिजिशियंस या ऑर्थोपेडिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट के ऊपर ही छोड़ दीजिए कि वो उस समय कौन सी दवाई से उसको ट्रीट करना चाहते हैं। दवाई के भी ग्रेड्स हैं आजकल, लो इंटेंसिटी ट्रीटमेंट से लेके वेरी हाई इंटेंसिटी ट्रीटमेंट तक अवेलेबल है, और काफ़ी इसमें एडवांसमेंट हुआ है, तो इसीलिए वो जनरली फिजिशियन का डिसीजन होता है डॉक्टर कि कब ट्रीट दवाई में आप क्या करते हैं? कल्पना कीजिए अगर किसी का डिस्क बाहर आया है तो दवा क्या करती है फिर? नहीं, डिस्क डिजीज एकदम कंप्लीटली अलग है। डिस्क डिजीज इसीलिए होता है कि उम्र के साथ साथ क्या होता है कि डिस्क में थोड़ा पानी रहता है, दैट्स व्हाई इट रिमेन्स काइंड ऑफ मूवेबल। ओके, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो पानी का कंटेंट कम होता जाता है, और डिस्क को स्लिप करने के लिए, जिसको स्लिप डिस्क कहते हैं, संभावना रहती है। अचानक आपने झुक के भारी चीज उठा लिया, अचानक कोई बेंडिंग हो गया, तो स्लिप डिस्क होने का संभावना रहती है। तो ये जब जाती है सामने की तरफ, तो वो नस जो निकल रही है, जिसको हम रूट्स कहते हैं, उसको स्टिमुलेट करती है, उसको उसके ऊपर कंप्रेशन करती है, दबाव डालती है, और जिसके वजह से पेन या वीकनेस आ सकता है। तो वो वाले सिचुएशन में हमें देखना पड़ता है कि डिग्री कितना है, डिस्क का जो निकला है बाहर वो डिग्री कितना है। अगर डिग्री ज्यादा है तो फिर सर्जिकल ऑर्थोपेडिशियन या न्यूरोसर्जन उसको सर्जरी करते हैं। अगर कम है तो सर्टन एक्सरसाइजेस हैं और सर्टन ड्रग्स हैं जिससे उसको संभाला जा सकता है। जी, उस पर भी बात करेंगे। अभी दिल्ली से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं। नमस्कार, क्या सवाल है आपका? हेलो। हेलो जी नमस्कार, नमस्कार। सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरा नाम दिनेश ग्रोवर फ्रॉम सरिता विहार, न्यू दिल्ली। हाँ जी। आई एम 81। ओके। Like doctors described rightly, hunchback, osteoporosis and spine issues. मेरा क्वेश्चन है, I have osteoporosis and hunchback as described by the doctors. ओके। Now, apart from aging, what were the major causes which I might have ignored and Okay. possible solution without intervention? जी, ओके, थैंक यू फॉर आस्किंग योर क्वेश्चन। Dinesh ji, that was a nice question. Apart from aging, there are many factors, like diabetes is also one factor, like you might have taken some medications which might have caused osteoporosis. Okay. So this might have been ignored, so we have to see retrospectively डॉक्टर ये those. जेनेटिक फैक्टर भी होता है? Genetic होते हैं, Okay. but genetic cannot be changed. ओके। So there are two types of factors. एक तो जो अपने बदल सकते हैं, जीवन शैली को बदल सकते हैं, अपनी आदतों को Okay. बदल सकते हैं, जी। like smoking. अगर Okay. स्मोकिंग इज ऑल्सो फैक्टर। दूसरे फैक्टर जेनेटिक है विच वी कैनॉट चेंज। ओके, तो अगर हम ट्रीटमेंट पर आए तो सर्जरी के अलावा जो जी। ट्रीटमेंट्स हैं, कैसा पूरा प्रोसेस रहता है और कितना रिकवरी रेट रहता है? लाइक अगर अपने स्पाइनल कंप्रेशन की बात करें तो सर्जरी के अलावा ब्रेसेस दिए जाते हैं और बेड रेस्ट भी एडवाइस किया जाता है। ब्रेसेस? यस, ब्रेसेस दांतों के लिए सुना था। स्पाइन पे भी ब्रेसेस लगते हैं? स्पाइनल के लिए भी ब्रेसेस होते हैं। Okay. बट दैट ऑल डिपेंड्स कि कितनी स्टेज है, पेशेंट की क्या कंडीशन है, क्या फिजिबिलिटी है, तो डॉक्टर उस पर ही थोड़ा डिसाइड समझाइए किया जाता ब्रेसेस कैसे लगते हैं? ये बाहर लगते हैं या अंदर, कैसे? है। नहीं, ये बाहर लगते हैं, जैसे आपने कमर की बेल्ट देखी होगी, हाँ हाँ जी। उसी तरह की बेल्ट होती है, लेकिन काफ़ी बड़ी साइज में होती है वो Okay. करीब करीब गर्दन से शुरू होती है और हिप तक आती है। अच्छा। और पीछे के ब्रेसेस भी होते हैं, आगे लगने वाले ब्रेसेस भी होते हैं। ओके। तो अगर पेशेंट को स्पाइनल कंप्रेशन थोड़ा है और जल्दी ठीक होने वाला है, सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, कई केसेस ऐसे भी होते हैं, तो उनमें ब्रेसेस से अच्छा इलाज हो जाता है और कुछ बेड रेस्ट और से ठीक हो कितने जाता है। समय लगाना पड़ता है ब्रेसेस? औसत 6 से 12 हफ्ते। और पूरा Okay. दिन? शुरू में पूरा दिन लगाना पड़ता है, बाद में फिर उसको धीरे धीरे 22 घंटे 18 घंटे सोते ऐसे समय भी करते लगाना करते। है? सोते समय ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा ज़रूरत जब होती है जब आप खड़े होकर चलते हैं, क्योंकि तभी गुरुत्वाकर्षण के कारण उस पर दबाव आता है। ओके डॉक्टर, स्पाइन कंप्रेशन से एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि हम बात कर रहे हैं एजिंग के साथ ही दिक्कत होती है, क्या ऐसे भी केसेस आपने देखे हैं जिसमें कम उम्र में ऐसी समस्या उत्पन्न होने लगी हो? हाँ बिल्कुल, उसमें आजकल जैसे स्पोर्ट्स इंजरी के दौरान काफ़ी कॉमन है। फिर आई थिंक आप जो कह रहे हैं, दो इम्पॉर्टेंट कंसर्न्स और भी रहते हैं यंग एज में, जैसे आज के दिन में ओबिसिटी का एपिडेमिक चल रहा है, सिटिंग, लोग बाग घंटों मोबाइल में या लैपटॉप में काम करते हैं, तो यंग पीपल में भी ये देखा जाता है। लेकिन ट्रॉमेटिक पोस्ट इंजरी सबसे कॉमन होता है यंग में। और एल्डरली में एक चीज़ और चीज़ करना चाहिए बैक पेन का कि वो एक संकेत हो सकता है कि कोई
अंदर मैलिग्नेंट लीजन ना हो, कोई कैंसर ना हो। अच्छा, कि कैंसर का फैलाव, कुछ कैंसर का जैसे सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं जो, जैसे ब्रेस्ट का हो गया, प्रोस्टेट का हो गया, लंग्स का हो गया, उसमें उसका फैलाव स्पाइन में जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और वो यूजली नाइट में हो रहा है, तो फिर वो एक संकेत देता है कि आपको डॉक्टर से एक बार संपर्क करना चाहिए। जी, इस समय कॉल के माध्यम से डॉक्टर से संपर्क करना चाह रहे हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, सवाल पूछिए। मेरा मदर का एज है 47 है सर जी। इनको 2022 में L5S1 का डिस्केक्टमी और लैमिनेक्टमी हुआ है। ओके। फिर अब रिसेंटली एक 2-3 महीने से L4 में फिर से डिस्क का प्रॉब्लम आ रहा है। ओके। डॉक्टर बोल रहे हैं कि थोड़े दिन देखने के बाद फिर से सर्जरी को जाने का पड़ेगा ओके। सिम्टम्स के बेस पे। ओके। क्या आपका सजेशन जी, क्या है? थैंक यू। क्या कर सकते? डॉक्टर मोहित, सबसे पहले तो सरल शब्दों में समझाइए, डाइसेक्टोमी और लेमिटोमी है क्या? डाइसेक्टोमी डिस्क को बाहर निकाल देना, अच्छा। सरल शब्दों में ये है। ओके। और लेमिनेक्टोमी जो रीढ़ की हड्डी का जो पीछे का हिस्सा है उसको लेमिना बोलते हैं, उस हड्डी को बाहर निकाला लेमिनेक्टोमी। पर अगर डिस्क बाहर निकाल दी तो फिर जो दो हड्डियां हैं उसके बीच में डिस्क तो रही नहीं। हाँ, उसको पूरा को बाहर नहीं निकालते, उतने ही हिस्से को बाहर निकालते हैं जो नर्व को कंप्रेशन कर रही है। ओके। ओके। तो अब इनका आंसर? हाँ, नरेंद्र जी आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, आप हैदराबाद से। ओके, तो इनकी मदर का ऑपरेशन कितना टाइम हो गया जी, इन्होंने? डॉक्टर साहब अब वो फोन लाइन पे नहीं है, आप वो बताइए। 2020 में उन्होंने कहा कि तो operation क्योंकि हुआ। इनको दोबारा से इनकी मदर को दिक्कत होने लगी है, हाँ जी। अगर फिर से MRI की जरूरत पड़ेगी इनको। अगर सिग्निफिकेंट कंप्रेशन है तो फिर से ऑपरेशन की जरूरत इनको पड़ सकती है। यदि कंप्रेशन ज़्यादा नहीं है और लक्षण काफ़ी अधिक नहीं है तो अपने कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देखा जा सकता है। डॉक्टर साहब, वुड यू लाइक टू ऐड टू दिस? नहीं, आई थिंक द ट्रीटमेंट इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन 2 फैक्टर्स कि अगर आपको परसिस्टेंट पेन हो रहा है जो कि नॉर्मल मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलीफ नहीं हो रहा है, और उसके वजह से कंप्रेशन की वजह से कि आपको मोटर प्रॉब्लम आ रहा है, वीकनेस आ रहा है, आपके मसल्स काम नहीं कर रहे हैं, तो ये दोनों इंडिकेशन होता है कि आप सर्जरी के लिए आपको जाना पड़ेगा। अदरवाइज काफ़ी समय ये स्टेबलाइज हो जाता है दवाइयों से, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट से, रेस्ट से, डॉक्टर साहब ने जैसे बताया बेल्ट या ब्रेस से, इससे काफ़ी समय स्टेबलाइजेशन हो सकते हैं। तो वो पहले अपनाना चाहिए, उसके बाद फिर वो सर्जरी करें। सर्जरी के समय भी ये देखना पड़ेगा कि वो जो सिम्टम्स आ रहे हैं, जिस डिस्ट्रीब्यूशन में आ रहे हैं, शरीर के जो हिस्से में आ रहे हैं, वो उस जो डिस्क है उससे कोरिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके। अगर उससे कोरिलेट कर रहा है तभी सर्जरी सक्सेसफुल होता है, अगर कोरिलेट नहीं कर रहा है तो सर्जरी यूजुअली सक्सेसफुल नहीं है। ओके, दिल्ली से नलिनी जी हमारे साथ जुड़ी हैं। हेलो। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं और ये ऑस्टियोपेनिया और ऑस्टियोपोरोसिस, जी, तो क्या ये वेट्स के साथ जो एक्सरसाइज की जाती है, ऑफ कोर्स इन द सुपरविजन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट और योग ट्रेनर, वो क्या ठीक है एज में, अबाउट एट द एज ऑफ 70? माय सेकंड क्वेश्चन इज कि उसको इम्प्रूव करने के लिए ऑस्टियोपोरोसिस को, क्या ये जैसे कहते हैं मसल्स वीक हो जाते हैं, क्या स्पाइन का भी ये इशू हो सकता है कि मसल्स वीक हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्रेटिन लेना ठीक है? एंड माय थर्ड क्वेश्चन वुड बी कि अगर हम ऑस्टियोपोरोसिस को ठीक करना चाह रहे हैं तो बनिस्टा इंजेक्शन या प्रोलिन कौन सा बेटर रहेगा? जी, Okay. डॉक्टर देवाशीष। थैंक यू। या यू वांट You टू would स्टार्ट, like to डॉक्टर take मोहित? यस नलिनी जी, दैट वाज ए वेरी कॉमन क्वेश्चन, और जो सब लोग पूछते हैं, सो एक एक करके इसका मैं जवाब देता हूँ। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ ऑलवेज गुड टू टेक फिजियोथेरेपी एंड एक्सरसाइज इन कंसल्टेशन and under the supervision of a physiotherapist, because they are well qualified and they give the right advice. अपनी मर्जी से कोई भी एक्सरसाइज वैसे नहीं शुरू करनी चाहिए। सो दैट वाज द फर्स्ट आंसर। एंड सेकंड, इन्होंने क्रिएटिन के बारे में पूछा। सो दीज ऑल सप्लीमेंट्स आर नॉट फॉर 70 ईयर्स एज। ये तो जिम जाते हैं जिनको स्पॉट ऑन कोई मसल बिल्डिंग करनी होती है, उनके लिए सप्लीमेंट्स होते हैं। अदरवाइज फॉर दिस एज हेल्दी डाइट इज गुड इनफ। So healthy Okay, diet, so- what can we include for strong muscles? For vegetarian diet, proteins, dal, Okay. simple Indian diet, that is good enough. ओके। Yes. और ये जो ऑस्टियोपेनिया की इन्होंने बात की, थोड़ा समझाइए ऑस्टियोपेनिया क्या है? नॉर्मल बोन और ऑस्टियोपोरोसिस के बीच की स्टेज ऑस्टियोपेनिया है। जब कैल्शियम डेंसिटी कम होने लगती है उसको ऑस्टियोपेनिया कहते हैं। तो बीच की ऐसे स्टेज में क्या सिम्टम्स होते हैं और फिर क्या किया जाता है?
ऑस्टियोपिनिया के अंदर आपको बॉडी के अंदर जनरलाइज्ड पेन्स होने लग जाते हैं, क्योंकि ऑस्टियोपिनिया एक जगह नहीं होती, पूरे बोन्स में एक साथ होती है। हाँ, पूरी बॉडी के बोन्स में एक साथ ही बोन डेंसिटी कम होगी। तो जनरलाइज्ड बॉडी पेन्स इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम। जी बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर देवाशीष, हमने देखा है कि जब पेशेंट आते हैं आपके पास और बैक पेन लेके परेशान तो होते ही हैं, तो आप उनसे पूछते हैं मन कैसा है, तो ये क्या विल पावर भी चाहिए कि कमर दर्द से आप जूझ पाएं? ये बहुत ही अहम क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए, कोई भी पेन सिंड्रोम जो है, शरीर का कोई भी हिस्से में दर्द अगर हो रहा है, उसका एक इमोशनल कंटेंट होता है जो हमारे ब्रेन में रहता है, हम इसको लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। हम पेन को कैसे रिएक्ट कर रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे सोल्जर्स वॉर में फाइट कर रहे हैं, उस समय उनका इमोशनल इतना चार्ज अप होता है कि उनके पास अगर लिम्ब कट भी जाए तो उनको कोई महसूस नहीं होता। लेकिन अक्सर क्रॉनिक पेन में इंसान हताश होता जाता है, उनका मन में जो है, मन में एक डिप्रेशन आ जाता है कि मैं ठीक भी होऊंगा नहीं होऊंगा, क्यों ये दर्द हो रहा है, रोज सुबह उठ के दर्द। तो इससे भी आपको उभरना है। काफी पेन सिंड्रोम्स का जो क्रॉनिसिटी है जी, जो क्रॉनिक बनने की प्रक्रिया है, उसमें ये इमोशनल कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आपको जब डॉक्टर आपसे बात करते हैं तो कुछ डॉक्टर ये बात पूछते हैं, और अगर आपको लगता है कि उनमें ये डिप्रेशन, एंजाइटी, इसके एलिमेंट ज़्यादा है, तो उसका भी साइमल्टेनियस इलाज करना चाहिए। और कितना भी दर्द हो चलते चलते, क्या फिर भी मूवमेंट बनाए रखें, थोड़ा चले फिरें, काम करें किचन का? वो डिपेंड करता है कि आपका कारण क्या है। अक्सर मोस्ट ऑफ द कॉमन कारण में आपको काम करना चाहिए। जितना मूव करेंगे, जितना जॉइंट को इस्तेमाल करेंगे, तो उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा है जहाँ पर आपका वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, सपोज जैसे मैंने बोला एक मेटास्टैटिक डिजीज़ है, आपका स्पाइन इफेक्ट हो रहा है, जहाँ पर कोलैप्स इमिनेंट है, वहाँ पर थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है, वहाँ पर आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही। चलते चलते डॉक्टर साहब, जैसे स्कोपी होता है ना कि छेद से आपने कैमरा डाला, तो मान लो एंडोस्कोपिक डीकम्प्रेशन, ये फिर अभी कामयाब है, इसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं? जी सर्टनली, राइट इंडिकेशंस के अंदर एंडोस्कोपिक डीकम्प्रेशन बहुत कामयाब है। इसकी खासकर सबसे खासियत यह है कि इसमें बहुत ही छोटा सा चीरा लगता है, और पेशेंट सेम डे या नेक्स्ट डे चल फिर के घर जा सकते हैं। एनेस्थीसिया देते हैं इसमें? हाँ, वो थोड़ा सा एनेस्थीसिया देते हैं। जी, तो बिल्कुल मेडिकल एडवांसमेंट्स तो बहुत हो गई हैं, लेकिन जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़ के हम थोड़ा एक्टिव हो जाएं तो हम कमर दर्द से बच सकते हैं, स्पाइनल कंप्रेशन से लड़ सकते हैं। आज कार्यक्रम में आके चर्चा करने के लिए डॉक्टर देवाशीष चौधरी आपका और डॉक्टर मोहित अग्रवाल आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।